जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो 30 डेज टारगेट का सीरीज़ चल रहा था आप लोगों का, उसका आज हम लोग करने वाले हैं डे 13। ठीक है, इसके पहले भी 12 दिनों का टारगेट जो हमने पूरा कर लिया था, आज डे 13 होगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ऊपर में टाइमिंग चल रहा होगा। टाइमिंग में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सबों को जो है हम एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपका जो भी विषय है, आप थोड़ा सा वीडियोस को आगे बढ़ाकर आप अपने विषय की तैयारी इसी वीडियो से कर सकते हैं। बार बार अलग अलग वीडियोस पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपसे बोला गया है कि यूरोपीय लोग मूल बासिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे। तो यूरोपीय लोग जो हुआ करते थे मूल बाशिंदों को उपहार के रूप में जो दिया करते थे, वो हो जाएगा आपका कंबल, लोहे का बर्तन और बंदूक और शराब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन किन पशुओं का शिकार करते थे। तो ये लोग जो शिकार करते थे, ऊदबिलाव का शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि यूरोप से प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था। तो यूरोप से प्रवासियों का जो आगमन का मुख्य कारण था, वो था आपका परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना। इसके कारण वो लोग जो है वहाँ से जो है प्रवासियों का आगमन होता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कह रहा है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था। तो ये जो स्थापित हुआ था, ये हुआ था आपका मैरीलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका चिरोकी कहाँ के निवासी थे। अब ये जो चिरोकी थे वो कहाँ के निवासी थे आपको बतानी है। तो जॉर्जिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। अब ये जो आयरलैंड था वो कौन से देश का उपनिवेश था। तो ये जो था आपका इंग्लैंड का उपनिवेश था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था। अब ये जो जो यूरोपीय बस्तियां थी, इनको कहते थे हम लोग कॉलोनी। क्या बोलते थे? कॉलोनी बोलते थे। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दास प्रथा चली थी, उसका अंत आपको बताना है कि वहाँ पर अंत कब हुआ था। तो ये हुआ था 1865 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान है। तो दास प्रथा के अंत में जो अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान हुआ था वो था अब्राहम लिंकन का। इनका बहुत बड़ा रोल था और इन्होंने ही दास प्रथा को अंत करवाया था। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। तो जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा महासंघ की स्थापना कब की गई थी। तो कनाडा महासंघ की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1867 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि अमेरिगो वेस्पुकी किस देश से संबंधित था। तो ये जो संबंधित था वो था आपका इटली से। किससे संबंधित था? इटली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कहा जा रहा है कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा अविवाहित रानी एलिजाबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे। तो ये आपका पता है, मैरीलैंड में स्थापित हुआ था। अभी इससे पहले भी आपने ये वाला क्वेश्चन किया था। तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी। तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की जो खोज किया था वो किया था 1642 में। हो सकता है कि आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1642 में न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी। तो तस्मान ने किया था। तो घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला सवाल आपका कि एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजर सकता है। तो यानी कि एक स्थल रूपी विकास जो होता है वो कितनी अवस्थाओं से गुजरेगा, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। दूसरा सवाल है आपका। दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है कि भूतल के इतिहास का पुनः अध्ययन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे ये भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका भू आकृतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। आसान है, नाम मिलता जुलता है तो बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है कि आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रवाहित जल। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में किन कारणों से परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये जो परिवर्तित होते हैं नदियों का अधोमुखी कटाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि मोनाड नोक का संबंध किससे था? तो मोनाड नोक का जो संबंध है वो है आपका पेनिप्लाइन से। किससे संबंधित है? पेनिप्लाइन से संबंधित है। अगले सवाल पे आता है कि इनमें से कौन सी स्थलकृति नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती है? तो कौन सी स्थलकृति होगी? तो गोखुर झील। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यानी कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो प्रवाहित जल के युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको पहचानना है। यहाँ पर जो कथन सही है वो भी आपका ऑप्शन नंबर 1 गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये सवाल जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आता है कि इनमें से कौन चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलकृति है? तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियन रंध्र हो जाएगा और एक लैपिज हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि डोलाइन किस क्षेत्रों में निर्मित स्थलकृति है? अब ये जो डोलाइन है वो कौन से क्षेत्रों में स्थलकृति है? तो चूना पत्थर क्षेत्रों में और हिमनदी क्षेत्रों में। तो दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब यहाँ पे सही सुमेलित आपको पहचाननी है। तो यहाँ सर्क जो है हिमनदी अपर्दन है, ये जोड़ा जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए का। अगले सवाल पे आते हैं इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जो गलत होगा उसको पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1 गुलाष्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटके जो है वो हिमोड़ कहलाती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब जो है वो सही है, एक बार सही वालों को भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि स्टोस किससे संबंधित है? तो स्टोस जो है वो संबंधित है आपका ड्रमलिन से। किससे संबंधित होगा? ड्रमलिन से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि वेलांचली प्रवाह व तरंगे सागरीय अपर्दित पदार्थ को किस रूप में निक्षेपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलिन और रोधिकाओं के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित स्थलकृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। तो पेडिमेंट, क्या रखिएगा? पेडिमेंट। सीधा बात है कि मृदा जो देखिए पवन है ना, पवन अपर्दन, तो पवन जो होता है वो किसको? प से पवन, आप ऐसे भी याद सकते हो, शॉर्टकट है प से पवन अपर्दन, प से पेडिमेंट, आप इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है। स्थल रूपी विकास किस रूप यानी किस अवस्था में अधोमुख कटाव का प्रमुख होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तरुणावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? अब ये जो नाम होगा वो आपको बताना है। तो कैनियन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है? तो कौन सा प्रदेश है ये? तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा वक्तत्व लैपिज शब्द को परिभाषित करता है? तो लैपिज शब्द को जो परिभाषित करेगा वो करेगा अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खाँच हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला जा रहा है कि गहरे, याद रखिएगा, लंबे विस्तृत गर्त बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे व किनारे खड़े अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको पहचान नहीं है। करेक्ट आंसर होगा इसका, बताइए ऑप्शन देख करके। राइट आंसर सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला सवाल, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम जो संघात्मक शासन की व्यवस्था हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं 100 विषय दिए गए हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है? तो भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट संख्या संसद के पास होती है।
भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि ये जो होगा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो हो जाएगा आपका 52 विषय। ठीक है, याद रखना है। विश्व में कौन सा देश जो है 7 आकर संघ बनाने की पद्धति पर गठित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन शासन करता है? जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होंगे उस पर शासन कौन करेगा? तो शासन करेगा आपका संघ सरकार, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि विश्व के कितने देश में संघवाद हैं? तो विश्व के कितने देश में संघवाद हैं? तो ये हो जाएगा आपका 25 देश में जो है विश्व में संघवाद है। विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है? तो विश्व में कौन से देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में, जापान में, चीन में, तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं ये आपको बतानी है। तो राज्य सूची में जो विषय है वो हो जाएगा आपका 61 विषय है, याद रखिएगा। सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आते हैं, तो एक भी सवाल आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? ये इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब 22 भाषाओं को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसको जो लागू किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किन सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है? कौन सी सूचियों की जो चर्चा है वो भारत के संविधान में है, ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर संघ सूची, ये भी सही है, राज्य सूची ये भी सही है, समवर्ती सूची ये भी सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि किसने कहा कि हम संविधान में संघ का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है? ये बात किसने कहा था? तो इसको कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, संवेदी सूचकांक स्टॉक मार्केट में किसके लिए मार्गदर्शक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, निवेशक। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? निवेशक के लिए मार्गदर्शक होता है। सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो सूचकांक को प्रदर्शित करेंगे P01 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि बताइए राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण आदि की कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को किस सूचकांक के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, थोक कीमत सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वास्तविक मजदूरी के आकलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो प्रयोग होता है वो होता है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि संकेत शब्द P01 में वन बतलाता है। वन किसको बतलाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान वर्ष को बतलाएगा। क्या बतलाएगा? वर्तमान वर्ष को बतलाएगा। अगला सवाल है आपका 21 नंबर में कहा जा रहा है कि संकेत शब्द P01 में जीरो क्या बतलाता है? तो जीरो यहाँ पर जो बतलाएगा आपका वो बतलाएगा आपका आधार वर्ष को। क्या बतलाएगा? आधार वर्ष बतलाएगा। कीमत अनुपात इक्वल टू ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन मार्क बटा आधार वर्ष कीमत गुना 100, तो ये जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि किसका वैल्यू निकलता है, इस तरह से आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वर्तमान वर्ष की कीमत अगर निकालनी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आइए अगले सवाल पे थे। कीमत अनुपात का जो फॉर्मूला होगा वो जो है किस तरह से निकलता है आपको बतानी है। कीमत अनुपात जो आपको दिया गया है वो किसके बराबर होगा बताइए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि आर्थिक नीति निर्माण के लिए डैश अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य होता है, बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूचकांक। क्या हो जाएगा? सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में आपसे बोला गया है डैश मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। क्या हो जाएगा? तो सेक्सेंक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका संवेदी सूचकांक के चढ़ाव का तात्पर्य क्या होगा? तो चढ़ाव से तात्पर्य हो जाता है आपका सूचकांक के संकेत मिलता है कि बाजार ठीक चल रहा है, निवेशक इन कंपनियों से बेहतर आमदनी की आशा रखते हैं,
अर्थव्यवस्था के मूल दशा के प्रति निवेशकों को बढ़ते विश्वास को भी दर्शाता है। उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, सेक्शंस का आधार वर्ष क्या होगा। सेक्शंस का जो आधार वर्ष होगा वो 1978 से 1989 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत डैश कंपनियां है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कौन सी कंपनियां होती है। तो 30 यानी कि 30 कंपनियां हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1/? नीचे आपका क्या लगेगा ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाह सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वास्तविक, याद रखिएगा, वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी बटे क्वेश्चन मार्क गुना 100। ठीक है, तो अब आप बताओ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर निर्वाह सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।